साथियों नमस्कार। माई सेल्फ सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। मैंने इसके पूर्व के अपने वीडियो में जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डाला था, आज उसी कड़ी के अगले आयाम में आज मैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक पर अपना विषय को फोकस करूंगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में जो संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक का है, अपने शासनकाल में जिस प्रकार से ऐबक ने गोरी के दास के रूप में कृत्यों को करते हुए, कार्यों को करते हुए जिस प्रकार से अपना ओहदा उच्च किया, उसी का परिणाम था कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में काबिज हुआ। मामलुक सुल्तानों के परिदृश्य में अगर प्रकाश डालें तो चूंकि इन्हें आरंभिक तुर्क सुल्तान अथवा मामलुक सुल्तान कहा गया, क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न थे। अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालें तो यह मूलतः तुर्किस्तान, जिसे वर्तमान परिपेक्ष में तुर्कमेनिस्तान का निवासी, वहां पर बचपन में यह एक व्यापारी के हाथ में आने के पश्चात उस व्यापारी ने इसे निशापुर, जो आधुनिक फारस है, उस बाजार में इसे यह व्यापारी ले गया। वहां पर काजी अजीज कुकी के हाथों में ऐबक उस व्यापारी के हाथों बेचा गया और तुर्कों में एक गुलामों को एक प्रकार से योग्य बनाने की परंपरा थी। काजी अजीज कुकी ने अपने संरक्षकत्व काल में ऐबक को युद्धक कौशल में दक्ष किया और उसी दक्षता का परिणाम था कि वह बाद में जब उसकी मृत्यु के उपरांत काजी के पुत्रों ने उसे गजनी में गोरी के हाथों बेचा और वह गोरी के मातहत प्राप्त हुआ। अब मैं थोड़ा सा ऐबक के पूर्व के इतिहास पे प्रकाश डालूं तो 1192 में जिस प्रकार से तराइन का युद्ध हो रहा है भारतीय इतिहास में, आप जानते हैं 1191 में प्रथम युद्ध, 1192 में द्वितीय युद्ध, उसमें 1197 में अनिहलवाल अभियान गुजरात में जो किया गया, उसमें 1202 के बुंदेलखंड अभियान, 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान, इन सब अभियान में अपने रण कौशल का प्रदर्शन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, गौरी के साथ अपने रण कौशल को, प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये इस प्रकार से प्रारंभिक जीवन में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने प्रारंभिक जीवन में व्यापारी के हाथ से आकर गोरी के हाथ में किस प्रकार से प्राप्त हुआ, यह मैंने आपको अभी इसमें समझाया, बताया। इस कौशल को प्राप्त करने के पश्चात गोरी ने उसे अमीर ए आखुर, जो कि एक प्रकार से अश्वशाला का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, उस पद पर सुशोभित किया। शासनकाल में जन्म, जैसे मैंने बताया कि तुर्किस्तान में 1150 ईस्वी में। इस ऐबक के शासनकाल को, राजनीतिक शासनकाल को अगर हम 3 भागों में बांटे, विभक्त करते हैं तो 1192 से 1206 ईस्वी, यह जो काल था, यह जो काल समय था, यह गौरी के प्रतिनिधि के बतौर काम किया।
बतौर मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने काम किया। 1206 से 1208 ईस्वी में जब सिंहासन रूढ़ हो जा रहा है, उसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि के साथ पद को सुशोभित किया। क्योंकि अभी तक इसको दास्ता से मुक्ति नहीं प्राप्त हुई थी, इस कारण से इसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि से 1206 से 1208 ईस्वी तक कार्य किया। दास्ता से मुक्ति इसे गयासुद्दीन महमूद नामक व्यक्ति के हाथों 1208 में हो रही है, तो 1208 से अपनी मृत्यु 1210 ईस्वी तक के समय में यह स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार से ऐबक के शासन काल को अगर हम कालक्रम में विभक्त करें तो आरंभिक शासन काल में गौरी के प्रतिनिधि बतौर 1206 से 1208 मलिक या सिपहसालार की उपाधि के साथ, और 1208 से 1210 तक वह स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। यद्यपि अपनी इस राजनीतिक जो राज्याभिषेक है जो दौर रहा है, राजधानी ऐबक ने लाहौर में बनाई और जून 1206 में राज्याभिषेक किया। सिंहासन पर बैठने के पश्चात जिन उपाधियों से ऐबक को जाना जाता है, जिस शख्सियत के रूप में ऐबक को जाना जाता है, कई उपाधियां ऐबक को मिली। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाख बख्श की उपाधि से जाने जाना वाला शासक निश्चित रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला। उसकी उदारता इस प्रकार से थी कि वह लाखों का दान करता था। वह भारतीय इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना गया। अन्य उपाधि जो है ऐबक की, पील बख्श। पील का अर्थ होता है हाथियों। हाथियों का दान करने के कारण ऐबक को पील बख्श कहा गया। कुरान खां, सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण इसे कुरान खां की उपाधि से भी जाना जाता है। हातिम द्वितीय, गरीबों की सहायता में महारत हासिल होने के कारण इसे हातिम द्वितीय की उपाधि से सुशोभित किया गया। अर्थात ऐबक को जाने जाने वाली उपाधि लाल बख्श के नाम से जाना गया। उसकी दान की उदारता के कारण, लाखों में दान देने के कारण। पील बख्श, हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श। कुरान खां, सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण कुरान खां, और गरीबों की सहायता करने के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि से भी इस शख्सियत अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। फरिश्ता, फरिश्ता के अनुसार लाख बख्श जो नाम दिया गया ऐबक को, जो लाखों में दान देने के कारण कहा गया, उस युग में जो व्यक्ति दान देने जाने वाला, जिस युग में इस प्रकार का व्यक्ति था जो उदारता के साथ दान देता था, उसको फरिश्ता ने कहा कि वह उस युग का कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस प्रकार की उदारता को सुशोभित किया। गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कि एलदौज गजनी में, जो कि मूल क्षेत्र था गौरी का, कुवाचा को मुल्तान और सिंध के में, और ऐबक को उत्तर भारतीय क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। ऐबक विश्वसनीय, उदार, अपनी नीतियों के कारण से सब में छवि बनाने के कारण जब ऐबक सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसे
अपने ही लोगों से एक पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। सिंहासन रूढ़ पर बैठने के पश्चात ऐबक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो तथ्य सामने आए वे दो प्रकार के हैं। जीते हुए क्षेत्रों को अक्षुण्ण रखना, किस प्रकार से हम जो क्षेत्र जीत के रखे हैं वह अक्षुण्ण रखें और किस प्रकार से हम प्रतिद्वंदियों से निपटें। अपने इस प्रकार के दौर में उसे अन्य लोगों की भी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा, जैसे ख्वारिज्म के शाह से, बंगाल में बख्तियार खिलजी से। बख्तियार खिलजी वही शख्स जो कि मोहम्मद गौरी का दास था और जिसने जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नेस्तनाबूद किया था। इस उधेड़ बुन में इस अपनों से घिरे होने के बावजूद ऐबक ने किस प्रकार से अपने जो प्रारंभिक जो चुनौतियां थी उसका सामना करने का प्रयास किया। अब उसको सामना करने की दृष्टि से उसने कुछ पारिवारिक संबंध स्थापित किए। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुवाचा जो कि मुल्तान और सिंध का शासक था उससे किया। एल्दौज की पुत्री का विवाह ऐबक से हुआ। इस प्रकार पारस्परिक संबंधों के आधार पर ऐबक ने अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया, जो कि उसके मामले में मार्ग में जो अवरोध था। एल्दौज चूंकि गजनी का शासक था और गौरी का क्षेत्र भी था, तो गजनी का शासक होने के कारण एल्दौज उत्तर भारत के क्षेत्रों को अपना अधिकार समझना एक वैधानिक अधिकार समझता था, तो इसका विरोध करना पड़ा। इसने विरोध किया, यद्यपि ऐबक ने सूझबूझ के साथ अपने इस पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के आयाम को नेस्तनाबूद किया। अब जो महत्वपूर्ण आयाम कि जिस प्रकार से इसने एक अपना राजनैतिक क्षेत्र स्थापित किया, वहीं स्थापत्य का क्षेत्र भी इससे अछूता न रहा। स्थापत्य के क्षेत्र में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कार्य किए गए, उसमें जो महत्वपूर्ण आयाम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अभी मैं एक एक करके सब पे आऊंगा, 2.5 दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की आधारशिला की स्थापना ऐबक ने जरूर की थी, 1199 में सोची और उसने उसका आधारशिला के रूप में उसका स्थापित किया, लेकिन वह कुतुब मीनार को पूर्ण नहीं कर पाया। उसकी पूर्णता को इल्तुतमिश जो अगले शासक के रूप में है भारतीय इतिहास में, यद्यपि बीच में आराम शाह है और वो बहुत कुछ नहीं कर सके, 1210 में ही काबिज हुए और 1210 में ही बदायूं के गवर्नर के रूप में जो इल्तुतमिश थे वे सत्ता पर आते हैं। उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इल्तुतमिश के शासनकाल में जैसे ये 5 इमारत के रूप में है, 5 गुंबदनुमा है, तो प्रथम ऐबक ने 2, 3, 4 यह इल्तुतमिश के शासनकाल तक बनी थी, किंतु आकाशीय बिजली के क्षतिग्रस्त होने के कारण चौथी जो इमारत का स्लॉट था वह क्षतिग्रस्त हुआ, तो चौथी और 5वीं का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार को निर्माण कराने में कितने शासकों का योगदान था? ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार बनाने के पीछे जो लॉजिक था, जो शब्द जो लिया गया, वह था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाकी, उनके नाम पर ऐबक ने कुतुब मीनार नामकरण इसका किया। सूफी संतों का एक अलग इतिहास है जिसमें वह निश्चित रूप से
इतने मजबूत थे, मुगल काल में भी इनका काफी वर्चस्व रहा। यद्यपि मुगल शासकों के बुलाने पर वे दरबार में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के एक जो जीवन का एक कहना चाहिए जो वैभव को लेकर सूफी संतों ने अपनी इबारत लिखी, वह निश्चित रूप से प्रासंगिक थी। दूसरी इमारत कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो प्रथम मस्जिद जो दिल्ली में बनी है, वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की है। तीसरी इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थापित है, यह भी स्थापत्य के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक की ही देन है। अंत में मैं, चूंकि पूर्व के भी मैंने लेक्चर में सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत पर प्रकाश डाला था, किन विद्वानों का प्रश्रय था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, कौन कौन से विद्वान राजकीय संरक्षण प्राप्त थे, उसमें हसन निजामी साहब जिनकी रचना है ताजुल माशिर, और फख्र ए मुदव्विर जिनकी रचना है आदाब उल हर्ब और अल सुजाता। ये इस प्रकार से हम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत के प्रथम आरंभिक तुर्क सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, के ऐतिहासिक परिदृश्य को इस प्रकार से हम उक्त संदर्भ में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।